बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंध बोर्ड की 10th क्लास की इंग्लिश बुक का यूनिट 7। लेसन का नाम है माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल्स स्टेशन। यूनिट 7 में हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 7.1, 7.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस और आखिर में राइटिंग में से 7.4 परसुएसिव ऐसे करेंगे हम। तो पहले एक नज़र हम लेसन पर डाल लेते हैं। ये एक लड़के की डायरी है जो उसने अपने सफ़रनामे के मुतालिक लिखी है। जो उसका जो सफ़र किया था उसने गोरख हिल्स स्टेशन का, उसके बारे में लिखा है और हमें बताया है कि उसका सफ़र किस तरह का रहा। तो वो हमें मुसन्निफ़ जो हैं वो हमें उनका ख़्याल है कि सफ़र के ज़रिए इंसान फ़ितरत से और अपने आप से जुड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरा जो गोरख हिल्स स्टेशन का जो सफ़र है उसका एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा। कहते हैं कि मुझे क्योंकि सफ़र करना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद था और मेरे वालिदैन को भी ये पता था, तो इसलिए उन्होंने मेरी सालगिरह मनाने से 2 दिन पहले ये इत्तला दी कि उनकी सालगिरह गोरख हिल स्टेशन पर मनाई जाएगी। और ये गोरख हिल्स जो है ये 5690 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। सतह समंदर से इतना ऊंचा है और ये सिंध की सबसे ऊंची चोटी है और सिंध का एक छुट्टियां गुजारने का मुकाम है। और मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपको ये पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और आपको गोरख हिल्स स्टेशन के बारे में जानकर भी अच्छा लगेगा और मेरी ये सफ़रनामा एक तरह से पढ़ के भी अच्छा लगेगा। दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि उनका जो जर्नी जो सफ़र शुरू हुआ वो सुबह सवेरे शुरू हुआ और एक एयर कंडीशन बस में ये गए थे जिसमें 14 टूरिस्ट पहले से मौजूद थे। और जब इन्होंने नज़र दौड़ाई तो उनमें 4 टीनेजर्स भी थे। तो इन्हें यकीन हो गया कि मेरा ये सफ़र अच्छा गुजरेगा क्योंकि ये ख़ुद भी एक टीनेजर थे। उसके बाद ये विंडो के करीब जो सीट लेकर ये बैठ गए और इनका जो ट्रिप शुरू हुआ वो कराची से शुरू हुआ। बस में जो गाइड था उसने एक्सप्लेन किया कि जर्नी कहाँ से और किस रूट से होगा और किस रास्ते पे चलेंगे ये। उसके बाद उसने फ़्लायर्स भी तकसीम किए जिसमें रिसोर्ट जहाँ इनको रुकना था, जिस तफरीगाह में इन्हें रुकना था उसके बारे में भी इन्हें उस फ्लायर में इत्तला फराम की गई। जब इन्होंने टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया, मोटरवे पे पहुंच गए तो इन्होंने अपने मोबाइल पे वाईफाई ऑन किया और फिर जो इनका डेस्टिनेशन थी गोरख हिल्स स्टेशन की वो इन्होंने चेक की। और फिर इन्हें मालूम हुआ कि जीपीएस जब स्टार्ट किया तो इन्हें मालूम हुआ कि ये जिस एरिया से गुजर रहे हैं वो नूरियाबाद है और इनको तकरीबन 83 किलोमीटर सफ़र करना है, तब जाके ये गोरख हिल्स स्टेशन पहुँचेंगे। उसके बाद इन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें वहाँ नई तामीर शुदा हाउसिंग स्कीम्स दिखी और फैक्ट्रियों से उड़ता हुआ धुआं नज़र आया नूरियाबाद के इलाके में। तीसरे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जब ये थोड़ा सफ़र करके आगे बढ़े और जामशोरो क्रॉस कर लिया तो उनके राइट साइड पे उन्हें दरियाए सिंध की कुछ झलक नज़र आई। वहाँ उन्हें कुछ फ़िशरमैन नज़र आए जो कि अपने जाल अगले दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए बिछा रहे थे। जालों को जो फैला के रखते हैं खुश्की पर, तो इस तरह फैला के रख रहे थे अगले दिन की मछली पकड़ने की तैयारी के लिए। उन्होंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जो देखा तो पता चला कि हैदराबाद जो शहर है वो दरिया के दाएं तरफ है। उसके बाद गाइड ने अनाउंस किया कि अब ये इनका ये छोटा सा चक्कर लगाएंगे अलमंजर होटल का जो कोटरी बिराज के करीब ही है, कोटरी बिराज पर, और वहाँ जाकर ये चाय और पराठा वगैरह का नाश्ता करेंगे एक तरह से। उसके बाद इन्होंने बिराज देखा, वो बहुत बड़े एक पुल की तरह नज़र आ रहा था उसका जो स्ट्रक्चर था। और दरिया पर वो ताकतवर दरिया, ये दरिया सिंध को कह रहे हैं कि उस पर ये एक तरह का बड़ा सा पुल नज़र आ रहा था। फिर उन्होंने नाश्ते के दौरान इस जो ब्रेक हुआ इसके दौरान उन्होंने जल्दी कुछ दोस्त बना लिए और फिर उनको यकीन था कि अब मेरा बाकी जो ट्रिप है वो बहुत शानदार गुजरेगा। चौथे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि अगला मरहला जो सफ़र का था उसमें इनकी जो बस थी वो इंडस हाईवे पर आ गई और जो कि दरियाए सिंध के सीधे किनारे पर वाक़ है। और यहाँ पर कैश क्रॉप्स यानी नकदावर फसलें उगाई जा रही थी इस हिस्से में।
और वहाँ उन्होंने कुछ बैलों और ट्रैक्टर के ज़रिए होती हुई काश्तकारी देखी। और जल्दी गाइड ने बस में अनाउंस किया कि वो अब सहवन पहुंचने वाले हैं, जहां वो एक अपने सफ़र से ब्रेक लेंगे और विज़िट करेंगे एक छोटा सा मज़ार का लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार का विज़िट करेंगे, जो कि एक काबिल इज़्ज़त सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। ये विज़िट जो था मुसन्निफ़ के लिए एक नाकाबिल यकीन तजर्बा था। उन्होंने देखा कि हर तरह के लोग जो थे उनके सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार पे ख़राज अक़ीदत पेश करने आ रहे थे, और वहाँ लोगों को इस बात का यकीन था कि जो भी उनके मज़ार पर आएगा उसे बहुत हर किस्म की बीमारी से निजात मिल जाएगी। अब वहाँ का रूहानी माहौल, अगरबत्तियों और फूलों की लाल गुलाबों की खुशबू और जो रंगीन चीज़ें वहाँ फैली हुई थी, उन्हें देखकर मुसन्निफ़ एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए। 5वें पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि हमारी आखिरी मंजिल यकीनन गोरख हिल्स थी, जो कि वहाँ से सेवन से सिर्फ 4 घंटे के फासले पे थी। जब इन्होंने सेवन इनकी बस ने छोड़ा तो इन्हें लंच बॉक्स मिले अच्छी तरह पैक, जिसमें बस में इनको लंच बॉक्स दिए गए, और लंच में जो इनको मसालेदार मछली जो कि मंचर लेक से पकड़ी गई थी, जो कि सेवन के करीब ही थी, और उसको उन्होंने अपने ताज़ा गन्ने के जूस से उन्होंने मछली के साथ मछली खाई, और साथ में ताज़ा गन्ने का जूस उन्हें पेश किया गया था, जो कि डिस्पोजेबल गिलासेस में दिया गया था। और ये जो लंच था इनका, ये टूर ऑपरेटर ने सेवन से ही अरेंज किया था इन लोगों के लिए। 6ठे पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि गाइड और ड्राइवर ने हमें पहले ही इंतबाह कर दिया था, वार्निंग दे दी थी पहले से ही कि अब बस का आरामदा सफ़र आपको छोड़ना होगा, और गोरख हिल्स के जो दामन में जब आप पहुँचेंगे तो आपको जीप में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो है वहाँ की जो ड्राइव है, तो वो चोटी तक पहुँचने के लिए जो जगह है वो खड़ी पहाड़ी या फिर ढलवान है, तो इसके लिए आपको जीप में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो वो जो ढलवान थी या जो सड़क थी वो ज़िगज़ैग थी, और तकरीबन 4 किलोमीटर दूर तक उन्हें जाना था। तो इस वजह से उनकी अम्मी और जो चंद बुज़ुर्ग थे जीप में, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन ये लोग हर तरह से तैयार थे, तो उन्होंने इस मसले को हैंडल कर लिया। जब ये लोग चोटी पर पहुँचे तो इनको ऐसा लगा मुसन्निफ़ को कि वो दुनिया के सबसे ऊपर पहुँच गए हैं, ऐसी जगह जो कि ढलवानों और नाहमवार खूबसूरती पर मुश्तमिल है, रक ब्यूटी पे। फिर ये कह रहे हैं कि हमारी किस्मत थी कि वहाँ जो भी रिसोर्ट में जो भी कमरे थे वो पहले ही उन पर लोग कब्ज़ा कर चुके थे, ऑक्यूपाइड थे, सब लोग ले चुके थे वो कमरे। तो इनको फिर इनकी फैमिली को रात गुजारने के लिए टेंट या खेमे किराए पर लेने पड़े। उनकी फैमिली ने ये जो टेंट था एक छोटी सी हमवार जगह पर लगाया, जहाँ से बलूचिस्तान का नज़ारा दिखता था, और ये जो जगह थी बिल्कुल परफेक्ट जगह थी, एक बेहतरीन मुकाम था जहाँ से सनसेट देखा जा सकता था, यानी कि सूरज को डूबते हुए देखने के लिए एक बेहतरीन मुकाम था। 7वें इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बताते हैं कि हल्के फुल्के डिनर रात के खाने के बाद जब वो अपने ख़ैमे से बाहर आ गए, एक गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ चाय का कप अपने हाथ में लेके, तो उन्होंने ख़ुद को तारों की छतरी के नीचे पाया, यानी आसमान पर तारे भरे हुए थे। तो उसके नीचे फिर इनके दोस्तों ने एक बॉनफायर यानी अलाव रोशन किया, और ये सब बहुत अच्छे मूड में थे वहाँ पर, और सब मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में मगन हो गए। इन्होंने बैतबाजी और चाइनीज़ विस्पर खेली, फ़नी स्टोरीज शेयर की एक दूसरे से, और हर तरह के बचकाना खेल खेले जो कि वो सोच सकते थे। चमकते हुए सुनहरे रंग की आग और लकड़ियों के चटकने की आवाज़, जो जब जलती है लकड़ी तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वो आवाज़, और चमकते हुए सितारे आसमान पर, और दोस्तों की गर्मजोशी, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया है। 8वें पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि ये सुबह सवेरे उठ गए और इनको पता भी नहीं था कि अभी बहुत अच्छी चीज़ें बाकी हैं।
जब ये बाहर आए तो इन्होंने ऐसे तुलु आफ्ताब देखा जो कि सिर्फ इन्होंने पेंटिंग्स या मूवीज़ में देखा था। और जो बादल थे वो बहुत नीचे उतर रहे थे और ये जो मंज़र ऐसा था जैसे कोई जादू कर दिया। बादल इतने नीचे थे कि उनको आसानी से हाथ लगा सकते थे और जो वहाँ हर्ब्स की जड़ी बूटियों की मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों की खुशबू ने इनके हवास जो थे उनको बहुत सुकून बख्श दिया था। दूर से आती हुई भेड़ों के बोलने की आवाज़ जो कि वहाँ चल रही थी उनकी आवाज़, इन सब चीज़ों ने उन्हें बहुत सुकून बख्शा था। वो अभी इन सब चीज़ों की तारीफ़ ही कर रहे थे, इस खूबसूरती की सोच ही रहे थे कि उन्हें पीछे से हैप्पी बर्थडे गाने की आवाज़ आई अपने पीछे से। जब वो मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनके वालिदैन और दोस्त उनके लिए एक बड़ा सा केक लेके आ रहे हैं जिस पर कैंडल्स लगी हुई हैं, मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं। इन सब चीज़ों की उनके वालिदैन ने आखिरी वक्त तक मनसूबाबंदी की थी और एक खूबसूरत कालीन बिछाया उनके लिए जिस पर केक काटने की तकरीब की गई। और ये इस चीज़ से अपने वालिदैन की मोहब्बत से जो उन्होंने इनकी सालगिरह का इंतज़ाम किया था उस सब से ये बेहद मुतासिर हुए। केक काटने के बाद इनका सबको हलवा पूरी भी दी गई, लेकिन उनका कहना है कि आखिर जैसे हर अच्छी चीज़ को आखिर ख़त्म होना ही होता है, तो इनका भी ये इस चीज़ का भी इख्तिताम हुआ। और नाश्ते के फ़ौरन बाद इन लोगों ने अपना सामान पैक किया और एक दूसरे को और इस सिंध की इस हैरान कर देने वाली खूबसूरत तफरीगाह को अलविदा कह के रवाना हो गए। ये नवे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जब ये वापस रवाना हुए तो जो इनकी बस थी उसने एक दूसरा सफ़र के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो कि दादो मोरू ब्रिज पर से गुज़रता था। गाइड ने इन्हें बताया, बस में ऐलान किया, बताया कि हम सफ़र जारी रखने के लिए यहाँ से दरिया सिंध को क्रॉस करेंगे ताकि उसके दूसरे किनारे पर पहुँच सकें और वहाँ से अपना सफ़र जारी रख सकें। यहाँ का जो लैंडस्केप था, जो मंज़र था, वो ज़्यादा सरसब्ज़ था दाएं किनारे के मुकाबले में जहाँ इन्होंने पहले सफ़र किया था। रास्ते में ये हाला के मुकाम पर रुके और इन्होंने वहाँ सड़क पर मौजूद दुकानों पर से तोहफ़े तोहफ़े वगैरह ख़रीदे। दूर से इन्होंने मटियारी तारीख़ी शहर मटियारी की झलक भी देखी। गाइड ने फिर अनाउंस कर दिया था पहले ही कि वो यहाँ से जो गुज़र रहे हैं तो वो भिरछा से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर सिंध के जो अजीम तरीन जो पोएट शायर हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार है। आखिर को ये फिर हैदराबाद शहर के करीब से गुज़रे और मोटरवे पर पहुँच गए जहाँ ये एक दिन पहले ही इनका सफ़र शुरू हुआ था कराची से। आखिरी पैराग्राफ में बता रहे हैं कि इस सफ़र ने इन्हें नए दोस्तों, बहुत ज़्यादा जोश व खरोश और बहुत ज़्यादा तफरीह का एक तरह से तोहफ़ा दिया था जो कि ज़िंदगी में एक ही बार का तजर्बा किसी को होता है, तो ये इनके लिए ऐसा ही तजर्बा था। और ये कहते हैं कि इब्न बतूता ने कितना सच कहा है कि जब सफ़र आपको स्पीचलेस कर देता है, गूंगा बना देता है, आप चीज़ें देखकर मबहूत हो जाते हैं और उसके बाद वो आपको एक स्टोरी टेलर या दास्तान गो बना देता है, कहानी सुनाने वाला, कि आप उस सफ़र की दास्तान सबको सुनाते फिरते हैं। तो ये था हमारा लेसन की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहली एक्सरसाइज है, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, देयर फाइनल डेस्टिनेशन वाज गोरख हिल्स। स्टार्टिंग देयर जर्नी फ्रॉम कराची दे रीच द गोरख हिल्स आफ्टर सनसेट। फिर है, द ट्रिप लास्ट फॉर 1 डे, ये सिर्फ इनका एक दिन का ट्रिप था। एक्सरसाइज 2 है कि ये बॉक्स ए में हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें मीनिंग देखनी है। हमें कॉलम ए में जो वर्ड दिए गए हैं इनकी मीनिंग हमें देखनी है कॉलम बी में, और कॉलम सी में हमें लिखनी है कि कॉलम ए की मीनिंग, सही मीनिंग का नंबर। और इसी तरह ये बॉक्स बी में भी हमें करना है। और बॉक्स ए में पहले से लेकर 5वें पैराग्राफ तक के वर्ड्स दिए गए हैं और बॉक्स बी में
6 से लेके 10 पैराग्राफ तक वर्ड्स दिए गए हैं। तो पहला है समिट, इसका बुलंदी या चोटी, तो इसका जी है, तो जी है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। फिर है रिसोर्ट, सैरगाह या तफरीही मुकाम, इसका जे आएगा, अ प्लेस दैट पीपल गो टू फॉर हॉलीडेज। फिर है ऑसम, शानदार, इसका एफ है, हाईली इम्प्रेसिव। फिर है ग्लिम्पसेस, झलक, इसका एच है अ ब्रीफ व्यू। फिर है डिटोर, मुतबादिल रास्ता या मोड़, तो इसका के है टेक अराउंड अबाउट रूट। फिर है कोलोसल, वसीवरीज, इसका सी है एक्सट्रीमली लार्ज। रिवर्ड है काबिल एहतराम, और इसका ए है डीपली रेस्पेक्टेड। इनक्रेडिबल है नाकाबिल यकीन, इसका आई है आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव। फिर है पे होमेज, खराज अक़ीदत पेश करना, इसका ई है पे रिस्पेक्ट पब्लिकली। फिर है एरोमेटिक, खुशबूदार, इसका डी है, तो डी है हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। और इसका 11 है, लास्ट है इंसेंस, अगरबत्ती, तो इसका बी है अ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न्ड गिव आउट अ स्वीट स्मेल। फिर ये बॉक्स बी है। कॉलम ए में जो वर्ड है ये है रग्ड, नाहमवार या खुरदुरा, इसका यू आएगा, यू है रफ या नेचुरल। फिर है वेंटेज, साजगार मुकाम, क्यू आएगा इसका, ये है अ प्लेस प्रोवाइडिंग अ गुड व्यू। फिर कैनोपी, छतरी, ये एस है इसका, तो कवरिंग ओवर समथिंग। फिर है स्टैंड स्टिल, दम बखुद रह जाना, इसका डब्ल्यू है हैविंग नो मूवमेंट। फिर है ग्रेजुअली, आहिस्ता, इसका एल है, तो एल है स्लोली। फिर है डिसेंडिंग, नीचे उतरना, इसका पी है, तो पी है कमिंग डाउनवर्ड्स। फिर है स्पेल बाइंडिंग, तो ये है मबहूत हो जाना, तो इसका एम है होल्डिंग वंस अटेंशन कम्प्लीटली। फिर है ट्रैंक्विलाइज्ड, पुरसुकून करना, इसका वी है हैव अ कामिंग और सेडेटिव इफेक्ट। फिर है मेटिकुलस, बहुत ध्यान से, तो इसका आर है शोइंग अटेंशन टू डिटेल। फिर है ऑ इंस्पायरिंग, मुतासिर कुन, इसका एन है, तो ब्रेथ ट्रेकिंग। और लास्ट है सुवीनियर्स, निशानी या यादगार, तो इसका टी है आ थिंग kept as a reminder of something or someone। एक्सरसाइज 3 है हमारी। बिलो इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्लेसेस मैंशनड अलोंग द रूट, जो जगह बताई गई हैं उनकी समरी है, जो इस सफ़रनामे में जो भी जगह आई हैं जिनका जिक्र, तो उनकी समरी है। रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ दीज प्लेसेस, तो इन जगहों के नाम भरने हैं। The journey began from Karachi. After crossing the Toll Plaza, got on the motorway. First crossed Nooriabad and then Jamshoro. Could see some glimpses of the river Indus on the right. According to the GPS, Hyderabad was across the river. Went to a hotel on Kotri Barrage. After that, got on the Indus Highway, which was on the right bank of the river Indus. The next stop was Sevan. Had lunched on the bus that compromised spicy fish caught from the Manchar Lake. Finally reached the Gorakh Hills. On the way back, took the Dadu Moro Bridge route. Stopped at Hala to buy souvenirs. Glimpsed Matiari in the distance. Passed close by Bhitsha. Finally crossed Hyderabad. Got on the motorway and reached Karachi. क्वेश्चन 4 है हमारा। तो ये जो स्टेटमेंट है नीचे वो ब्रीफली डिस्क्राइब किए गए हैं हर पैराग्राफ से, तो हमें बताना है कि ये किस पैराग्राफ में बताए गए हैं, बयान किए गए हैं। पहला है ए ट्रैवल टू द टॉप, पैराग्राफ 6 है ये। स्टॉप ओवर फॉर ब्रेकफास्ट, पैराग्राफ 3 है। एक्टिविटीज़ एट नाइट, पैराग्राफ 7 है। बर्थडे ट्रिप टू द गोरख हिल्स, पैराग्राफ 1 है। मॉर्निंग सीन्स एंड इवेंट्स, पैराग्राफ 8 है। श्राइन डिस्क्रिप्शन है पैराग्राफ 4 से।
गुड मेमोरीज हैं पैराग्राफ 10 से, स्टार्ट ऑफ द जर्नी है पैराग्राफ 2 से, प्लेसेस इन द ट्रिप बैक होम है पैराग्राफ 9 से, लंच ऑन द बस है इसका जिक्र पैराग्राफ 5 में। फिर एक्सरसाइज 5, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड सर्किल द राइट ऑप्शन। द गोरख हिल्स आर द हाइएस्ट प्लेस इन सिंध। द गाइड एक्सप्लेन द रूट एंड गेव फ्लायर्स टू एवरीवन। फ्लायर्स पम्फलेट टाइप के छोटे छोटे पर्चे जो होते हैं वो हैं। आसिफ यूज्ड हिज मोबाइल फ़ोन टू लुक फॉर द रूट। फिर है द टेक्स्ट स्टेट दैट मेनी पीपल विजिट द श्राइन ऑफ लाल शाहबाज कलंदर टू सीक हीलिंग। सेहत पाने शिफा पाने के लिए उनके मज़ार पर जाते हैं। फिर है फॉर लंच दे है फिश एंड शुगर कैन जूस। मछली और गन्ने का जूस था। एट नाइट दे कुड हियर द साउंड ऑफ मैनी एनिमल्स। फिर है देयर वॉज मोर ग्रीनरी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता ट्रेवलिंग मेक्स वन अ गुड स्टोरी टेलर। एक्सरसाइज 6 है राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग। हर एक के बारे में जो भी इन्होंने दिया है उसके बारे में 3-3 लाइनें लिखनी है। गोरख हिल्स स्टेशन, इसके बारे में 3 लाइनें हैं। द गोरख हिल्स स्टेशन इज़ अ माउंटेन रिसोर्ट इन सिंध। इट इज़ 5690 feet above sea level. It is the highest place in Sindh and a spot for vacation. Shrine of Lal Shahbaz Qalandar. The shrine of Lal Shahbaz Qalandar is in Sevan. People think that visiting the shrine can heal all kinds of sicknesses. People from all over come to pay homage to this Sufi saint. हर जगह से लोग उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं सूफ़ी बुज़ुर्ग को। आफ्टर डिनर एक्टिविटीज़, आफ्टर डिनर दे सेट अंडर द स्टार्स एंड बिल्ड अ bonfire. They played silly games like Vedbazi and Chinese whisper. They shared funny stories and had a great time together. Number 4 है spellbinding experiences. The sunrise was incredible, like a beautiful painting or movie. The air smelled sweet with the perfume of wild herbs. The atmosphere was so peaceful and quiet, with only the gentle sound of sheep bells in the distance. फिर है नंबर 5 पे बर्थडे ब्रेकफास्ट. The birthday breakfast started with a huge cake. Halwa puri was also served on this birthday. The cake cutting ceremony was outstanding. ये थे 3-3 जुमले हर एक पॉइंट के लिए. अब एक्सरसाइज 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला है विच 2 ग्रेट सेंट्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट. तो कौन से 2 सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनका तस्करा किया गया है. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एंड लाल शाहबाज कलंदर आर द 2 सूफ़ी सेंट्स मेंशन इन द टेक्स्ट. दूसरा सवाल है वाई डिड आसिफ पेरेंट्स डिसाइड टू टेक हिम टू द गोरख हिल्स फॉर हिज बर्थडे. तो आसिफ जो अब बताया गया है हमें उस लड़के का नाम जो मुसन्निफ़ है इस सफ़रनामे का. तो आसिफ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने गोरख हिल स्टेशन ले जाने का इसको बर्थडे के लिए क्यों फैसला किया था. आसिफ पेरेंट्स टुक हिम टू गोरख हिल्स फॉर हिज बर्थडे बिकॉज दे न्यू ही लव ट्रैवलिंग and it was beautiful holiday resort in Sindh, perfect for celebrating special occasions. तो उसके वालिदैन ने उसे गोरख हिल स्टेशन ले जाने का इसलिए फ़ैसला किया बर्थडे के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि इसे ट्रैवलिंग करना सफ़र करना बहुत पसंद है और वो सिंध की एक बेहतरीन तफरीही मुकाम था, खूबसूरत तफरीही मुकाम था और हर किस्म की स्पेशल ओकेशन जो है उनको मनाने के लिए एक परफेक्ट जगह थी. क्वेश्चन 3 है वाई इज़ गोरख हिल्स इज़ अ गुड प्लेस फॉर हॉलीडेज़. गोरख हिल्स क्यों छुट्टियां गुजारने के लिए अच्छी जगह है. गोरख हिल्स इज़ अ गुड प्लेस फॉर हॉलीडे बिकॉज इट इज़ अ हिल स्टेशन दैट इज़ अबाउट 5690 feet above sea level. It has stunning views, a pleasant climate and a peaceful atmosphere. गोरख हिल्स इसलिए छुट्टियां मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है कि ये एक हिल स्टेशन है यानी पहाड़ी मुकाम है जो कि 5690 फीट सी लेवल से ऊंचा है. तो जितना ऊंचाई पे होती है जगह
सतह समंदर से तो उतनी ही ठंडी होती है। तो हम जैसे लोग जो कि शहरी इलाक़ों में रहते हैं, गर्मियों में गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ती है उन इलाक़ों में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा तफरीही मुकाम है छुट्टियाँ गुजारने का। वहाँ के मनाज़िर दिलकश मनाज़िर हैं और आबो हवा पुरफ़ज़ा है, और जो आबो हवा है पुरसुकून माहौल है। तो ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, इसलिए ये एक अच्छा मुकाम है छुट्टियाँ गुजारने के लिए। फिर ये सवाल, व्हाट वाज सर्व फॉर लंच एंड वेयर वाज इट सर्व? लंच कहाँ दिया गया था और क्या दिया गया था? लंच वाज सर्व्ड ऑन द बस आफ्टर लीविंग सेवन से निकलने के बाद लंच जो था वो बस में दिया गया था। इट कंसिस्टेड ऑफ स्पाइसी फिश फ्रॉम मंचर लेक एंड फ्रेश शुगर केन जूस पैक्ड इन लंच बॉक्सेस। तो ये मुश्तमिल था मसालेदार मछली और जो कि मंचर झील से पकड़ी गई थी, और गन्ने का जूस था जो कि लंच बॉक्स में इन्हें दिया गया था। वाई डिड दे हैव टू लीव द बस एंड टेक द जीप टू रीच द टॉप? ऊपर जाने के लिए इन्हें, चोटी पर पहुंचने के लिए इन्हें बस क्यों छोड़ना पड़ी और जीप क्यों लेना पड़ी? They had to leave the bus and take a jeep to reach the top because the road to the top of the Gorakh Hills was very steep and zigzag and was not suitable for the bus. तो ये इनको जीप इसलिए लेनी पड़ी बस छोड़कर क्योंकि जो चढ़ाई थी गोरख हिल्स की, जो ऊपर पहुंचने के लिए, वो ढलवान थी, खड़ी चढ़ाई थी और जिगजैग थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, जो कि बस के लिए मुनासिब नहीं थी। फिर है, वाई डिड आसिफ एंड हिज फैमिली हैव टू स्लीप इन अ टेंट? आसिफ और उसकी फैमिली को टेंट में, खैमे में क्यों सोना पड़ा? आसिफ एंड हिज फैमिली हैड टू स्लीप इन अ टेंट बिकॉज ऑल द रूम्स एट द रिसोर्ट वर ऑलरेडी टेकन। क्योंकि रिसोर्ट में, तफरीगाह में जो कमरे थे, जो भी होटल वगैरह जो उसके कमरे थे, वो पहले ही लोग ले चुके थे। दे रेंटेड टेंट्स फॉर द नाइट एंड चूज अ स्पॉट विद अ ग्रेट व्यू ऑफ बलूचिस्तान। तो उन्होंने टेंट या खैमा जो था वो रेंट पर लिया, किराए पर लिया, और एक ऐसे मुकाम पर लगाया जहाँ से बलूचिस्तान का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता था। What did आसिफ appreciate deeply about his parents? आसिफ ने अपने वालिदैन की किस चीज़ की दिल की गहराइयों से तारीफ़ की? आसिफ appreciated deeply how his parents planned everything for his birthday. वो इस चीज़ की उसने तारीफ़ की, इसलिए मुतासिर हुआ उनसे बहुत कि उनके वालिदैन ने उसके लिए जो बर्थडे की प्लानिंग की, इवन अरेंजिंग अ सरप्राइज़ केक एंड सेलिब्रेशन, यहाँ तक कि उन्होंने एक सरप्राइज़ केक का भी इंतज़ाम किया और जश्न मनाने के लिए भी इंतज़ाम किया, उसकी बर्थडे मनाने के लिए भी। तो उससे वो बहुत मुतासिर हुआ। देयर लव एंड अटेंशन टू डिटेल टच्ड हिम। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मुकम्मल जो किया, जो उसे सरप्राइज़ दिया, वो और उसका जो उनका प्यार था, उसने इसके दिल को छू लिया। या फिर आसिफ डीपली अप्रिशिएटेड हिज पेरेंट्स फॉर द सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन। ही वाज टच्ड बाय देयर एफर्ट्स टू मेक हिज ट्रिप स्पेशल। फिर लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द रिटर्न रूट डिफरेंट फ्रॉम द अप जर्नी रूट? तो ये जो इनका वापस आने का सफ़र था, किस तरह मुख्तलिफ था इनके आने के सफ़र से? The return route was different from the up journey route because they took the दादू मोरो ब्रिज to cross the इंडस रिवर। तो अब की बार जो इनका सफ़र, ये जो सफ़र था वापसी का, इस तरह मुख्तलिफ था कि इन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए दादू मोरो ब्रिज का इंतखाब किया था, उस पर सफ़र किया था। एंड द लैंडस्केप ऑन दिस साइड वाज ग्रीनर देन द राइट बैंक दे ट्रेवल्ड ऑन बिफोर। और जो इस तरफ का जो मंज़र था वो ज़्यादा सरसब्ज था राइट बैंक के मुकाबले, दाएं किनारे के मुकाबले में, जिस पर उन्होंने पहले सफ़र किया था। अब है लैंग्वेज प्रैक्टिस, और इसकी एक्सरसाइज जो है ये है रिवीजन ऑफ प्रीपोजिशंस, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। तो इस एक्सरसाइज में है, पहली में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। तो ये जो दी गई हैं आपको ब्रैकेट में, इनमें से सही प्रीपोजिशन को चूज़ करना है। पहला है, लेट्स गो फॉर अ वॉक बाय द रिवर। आई एम गोइंग
to the shop to buy some grocery. अच्छा, ये इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स भी आ सकते हैं, किसी में दूसरे भी आ सकते हैं. अगर आपके अपने किसी क्लास फेलो का देखें उससे मुख्तलिफ वर्ड यूज़ किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि या तो आपका गलत है या उसका, क्योंकि हर जगह या कुछ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ चीज़ें या अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ कर रहे हैं आई एम गोइंग टू द शॉप, कि मैं उस शॉप में गया कुछ ग्रोसरी ख़रीदने. लेकिन अगर हम यहाँ अराउंड लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा, और जुमला भी सही रहेगा, कि मैं उस शॉप को छोड़ के आगे जाके ग्रोसरी ख़रीदने गया, कि उसके आगे जाकर ग्रोसरी ख़रीदने. अराउंड का लगा देंगे तो दूसरा जुमला यानी मुख्तलिफ हो जाएगा, लेकिन जुमला फिर भी सही रहेगा. फिर है वी सेल्ड अराउंड द बे टुडे. लेट्स वॉक थ्रू द फॉरेस्ट. I am going to Paris in May. We walked all around the city center, but couldn't find the store. He put the open book on the desk and asked the child to read. The lion walked in a circle, the baby giraffe before attacking it. The train passed through 9 tunnels on the way to Peshawar. His dog is always trying to escape from the backyard. एक्सरसाइज 2 है, चूज़ द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो अब राइट ऑप्शन चूज़ करना है. बी केयरफुल व्हेन यू वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, यू मे एनकाउंटर स्ट्रे डॉग्स देयर. द कार इज गोइंग थ्रू द टनल टू रीच द स्टेशन. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज अंडर द ब्लू स्काई. She walked into the kitchen and put her packages on the table. River Kunhar flows toward the lake. While waiting for my train, I took a walk around the station. A formation of 12 airplanes flew over our houses. The door was locked, so I shoved the letter under the door. The poachers go in the forest to hunt animals for their hide. I slipped as I stepped onto the platform. फिर है कंपाउंड प्रीपोजिशंस. अब कंपाउंड प्रीपोजिशन जो हैं वो दो प्रीपोजिशन होते हैं, दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होती हैं. ये बता रहे हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन आर कंपोज ऑफ टू और मोर प्रीपोजिशन टू फंक्शन एज वन प्रीपोजिशन. यानी दो प्रीपोजिशन पर मुश्तमिल होती हैं लेकिन एक ही के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कि प्रीपोजिशन के तौर पर ये इस्तेमाल होती हैं. ये आपको इन्होंने दिए हैं प्रीपोजिशन लिस्ट बना के. अब यहाँ एक्सरसाइज 3 में हमें यूज़ करने हैं इस बॉक्स में से प्रीपोजिशन. और यहाँ भी इसी तरह होगा कि अगर आप कोई और प्रीपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह पर, हर जगह पर नहीं लेकिन कुछ जगहों पे कुछ सेंटेंसेस में अलग प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं और वो सही हो सकता है. ठीक है, तो हमें यहाँ भी प्रीपोजिशन यूज़ करना है. ऊपर से देखकर ही कैन परफॉर्म एनी मोर ड्यू टू हिज फेलिंग हेल्थ. द विलेजर्स हैड टू कैरी pails of water in addition to their work in the fields. Sameer was never in favor of his parents going to the city. This theory is wrong according to his philosophy. The match was delayed due to rain. This dog has been sitting in front of me for 1 hour. I gave him a new book in return for the one I lost. We will inform you later depending on the situation. The van stopped in front of the hospital. You will have to leave your position in case of any changes in the plan. अभी आपको एक पिक्चर दी गई है, नक्शा एक तरह का है. इसमें एक्सरसाइज 4 में आपसे कह रहे हैं look at the picture above and fill the blanks in the following passage with one of the preposition given in the box. Each preposition may be used only once. हर प्रीपोजिशन सिर्फ एक बार यूज़ होगा. और ऊपर पिक्चर देख के हमें ये फिल करना है. One hot summer morning, in spite of the intense heat, we decided to take a trip out of the city and go to the ocean. We got into the car and drove down the highway, which went on one side of the mountain and came the other side.
Then the highway went around a part of the lake and over the bridge. After that, we drove through the forest and past the big water tower. We arrived at the beach by noon due to the heavy traffic. According to the map, the water that flowed in the river came from the melted glaciers. One of my friends also told me that natives preferred to live on top of the mountain as they felt safe there. अब यहाँ है कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, 3 टाइप आपको बताई गई है यहाँ पर। तो ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसका स्ट्रक्चर है इफ़, उसके बाद बीच में जो सेंटेंस वर्ड्स हैं वो, फिर प्रेजेंट सिंपल वर्ब जो है वो यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में विल, कैन और माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसा कि इफ़ द टीम प्लेज वेल दे विल गेट इनटू द फाइनल्स। यानी दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। पहली जगह अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी जगह विल के साथ यूज़ हुई है। तो इफ़ के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, और अगले जो सेंटेंस है उसमें विल या शैल, विल या कैन और माइट के साथ यूज़ होगी। अब यहाँ हमें फिल करने हैं ये वर्ड। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। तो क्या, वी विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर वाइल्ड लाइफ इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। अब इफ़ के साथ सिर्फ एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और बाकी सेंटेंस के साथ विल, कैन या माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ वी डम्प all sort of chemicals into rivers, we will pollute them. फिर है if we cut trees at the present speed, we will endanger our oxygen supply. If the global temperature increases, the sea level will rise. We will threaten our own existence if we produce waste at the present rate. The traffic flow will be better if everyone follows the traffic rules. If I give you some of the chocolate, I will have very few left for the party. You will get better marks next time if you spend less time on video games. If you shout so loudly during the match, you will disturb our neighbors. We will visit the Eiffel Tower if we go to Paris. फिर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसमें इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और जो दूसरा जुमला होगा उसके साथ वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो इफ़ के साथ जो ब्लैंक होगी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे में वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो अब हमें ये फिल करना है। इफ़ यू वोर डार्क ग्लासेस यू कुड प्रोटेक्ट योर आइज़। It would be impossible to enter building if the porter stopped us. I could do this work for you if time permitted. If I won a lottery, I would buy a new computer. He might take leave if he caught cold. If the police tried hard enough, they would send the thief to prison. My friend could get you a concession if you purchased the oven from him. If I were you, I would apply for the job. If the doctor allowed him, he would go to work. It would give me a lot of pleasure if they accepted the gift. फिर है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। इसमें इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और बाकी जो दूसरी आगे जो ब्लैंक होगी उसमें वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव यूज़ होगा। तो पहले में क्या होगा, इफ़ ही हैड लिसन टू हिज पेरेंट्स, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड यूज़ होगा, और आगे वुड हैव और कुड हैव और माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। अब पहला है इफ़ द फ्लाइट हैड अराइव्ड on time, my boss would have come to the meeting. They would have eaten all the food if I had kept it on the table. If the driver had stopped at the turning, the old woman could have crossed the road easily. If you had taken your umbrella, you might have avoided getting wet in the rain.
I could have escaped the storm if I had been more cautious. The people could have left if they had known that there was no food. The child might have forgotten. The punishment if the scars had disappeared. If their new player had performed as expected, they could have won the match. There might have been no fight if the police had arrived in time. If he had attempted the question, the teacher would have given him some marks. फिर एक्सरसाइज 8 है. Sheba won the provincial folk song competition and was interviewed by a reporter. She mainly responded by using the type 3 conditional sentences. The pair verbs used in each response are given below in a jumbled order. Complete her response in the following dialogue. तो इस जो शीबा जो जीती है मुकाबला, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस अपने सेंटेंस में यूज़ किए हैं. वर्ब के जो पेयर दिए गए हैं वह जम्बर्ड हैं, उनको अलग अलग जगह पे हैं, तो इनको यूज़ करके फिल करना है हमें. और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस आपको मालूम है दोनों में प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड और माइट वगैरह यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. तो ये शुरू करते हैं. रिपोर्टर और शीबा दोनों का एक. रिपोर्टर, congratulations Miss Shiba, you have won. Thank you. If I had stopped practicing, I would have lost. What if you had lost? If I had lost the competition, I might have cried. How would your parents have felt? If I had failed, my parents would have been very disappointed. What about your friends? Some might have made fun of me, while a few would have encouraged me to try again. What could you have differently to make sure you won? I might have selected a different song if I had thought about it. Anything else that you would like to say? My self-esteem could have been badly affected if I had performed badly. Any message that you would like to give to others? Work hard, prepare well, and you will succeed one day. Don't ever give up. Thank you. और ये थैंक यू शिवा कह रही है. फिर राइटिंग है 7.5 में. परसुएसिव ऐसे में जो राइटर होता है वो अपने जो पढ़ने वाले होते हैं उनको कायल करने की कोशिश करता है. वो अपने ख़यालात, एक्शन और आइडियाज़ इस तरह बयान करता है कि लोग उसके कायल हो जाएं, जो कुछ भी वो बयान कर रहा है उस पर यकीन कर लें. तो राइटर जो होता है ज़्यादातर ये जो अपील्स यूज़ करता है लोगों को कायल करने के लिए अपने ऑडियंस को. तो उनमें जो चीज़ वो हैं तो उनमें शामिल हैं इमोशंस, लॉजिक, एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी. तो ये चीज़ें एक परसुएसिव ऐसे में जो लोगों को कायल करने के लिए लिखा जाता है यूज़ होती हैं. तो अब इनकी एक्सरसाइज 1 है कि वर्क इन पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द अपील टू परसुएशन इन द फॉलोइंग पैसेजेस. तो ये जो पैसेजेस लिखे हैं ये छोटे छोटे से, इनमें हमें बताना है कि कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की गई है और कायल करने के लिए. तो जो मैंने बताई हैं इमोशन है, लॉजिक है, एथिक एंड क्रेडिबिलिटी. इमोशन जज्बात का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को जज्बाती बातें करके लिख के बयान की जाती हैं. दूसरे उसमें मंतक या दलील दी जाती है. और तीसरा एक है भरोसा या साख होती है किसी की, तो वो यूज़ की जाती है. जैसे यहाँ पर थाउजेंड ऑफ पुअर लिटिल चिल्ड्रेन सफ़र अ हार्श पेनफुल डेथ एवरी डे विदाउट फूड और एड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो यहाँ ये इमोशन ये अप्रोच इस्तेमाल की गई है. फिर है a 45% decrease in the mortality rate has been witnessed after the vaccination drive against coronavirus. तो इसमें लॉजिक बयान की गई है, दलील दी गई है कि शरह अमवात कम हुई है वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद. फिर है एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू दैट दिस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विल लाइकली जनरेट द बेस्ट रिजल्ट. अब यहाँ ये डॉक्टर होने के नाते बता रहे हैं कि ये कोर्स यूज़ करें तो इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे. तो यहाँ
एथिक्स एंड क्रिएटिविटी यूज़ हुई है। तो ये तीनों ही चीज़ें हमें बतानी है कि किस में क्या यूज़ हुआ है। नंबर 4 में इमोशन है, नंबर 5 में एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी है, नंबर 6 में है इमोशन, नंबर 7 में लॉजिक बयान की गई है और नंबर 8 में एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी है। फिर एक्सरसाइज 2 है, राइट अ परसुएसिव एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। अब 3-4 टॉपिक थे लेकिन मैंने एक चूज़ किया है, गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड। अब इसमें हमें यही अपील्स यूज़ करनी है, लोगों को परसुएट करने की, इमोशंस, जज्बाती बातें करनी है, लॉजिक दलीलें देनी है और एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी यूज़ करनी है। तो ये जाके हमारा परसुएसिव एसे बनेगा। तो हमारा ऐसे है, गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड। एजुकेटिंग गर्ल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स देम, देयर फैमिलीज एंड द होल कम्युनिटी. When girls go to school, they learn new and amazing things. This knowledge helps them make smart choices about their lives. It also helps them get better jobs in the future. Education opens doors to more opportunities. तो लड़कियों की तालीम बहुत अहम है। ये उनके ख़ानदानों और उनकी बरादरियों की मदद करती है। जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो वो नई चीज़ें और हैरान कन चीज़ें सीखती हैं। उनकी जो नॉलेज बढ़ती है वो उनकी सही फ़ैसले करने में, उनकी ज़िंदगी के सही जो फ़ैसले करने में, स्मार्ट चॉइसेस इख्तियार करने में उनकी मदद करती है। साथ ही ये मदद करती है उनकी अच्छी जॉब, फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में अच्छी जॉब हासिल करने में। और जो तालीम है उनके लिए मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम करती है, मौक़ों के लिए दरवाज़े खोलती है, उनके नए मौक़े फ़राहम करती है। फिर स्टडीज़ शोज़ दैट एजुकेटिंग गर्ल्स हैज़ ह्यूज बेनिफिट्स. Education gives girls the power to make decisions about their lives. It helps them become strong and confident. They can speak up and make changes in their community. Multiple studies shows that educated women raise their children more effectively. Educated girls have healthier families because they know how to take care of their kids better and make sure they grow up strong. When moms are educated, their kids are more likely to go to school too. तो अब इसमें बता रहे हैं कि इस जो सर्वे किए जाते हैं या मुताला किया जाता है एक तरह से किसी इलाके में लोगों की तालीम का या किसी भी मौजू का, तो उसमें अगर मालूम होता है उससे कि लड़कियों की तालीम के बेपनाह फ़वाइद होते हैं। लड़कियां तालीम हासिल करती हैं तो तालीम उन्हें ताकत देती है, वो अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस खुद कर सकती हैं और ये उनकी मदद करती है, उनको कॉन्फिडेंस अता करती है उनको तालीम, और उनको बहादुर बनाती है। वो अपने कम्युनिटी में तब्दीलियाँ, अपनी जो बिरादरियाँ या अपने ख़ानदान है उसमें तब्दीलियाँ ला सकती हैं, अपने लिए बात कर सकती हैं। और इससे ये भी इन मुतालों से भी पता चलता है कि जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पालती हैं। और पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती हैं उनकी फैमिलीज़, जो उनके ख़ानदान होते हैं, ज़्यादा सेहतमंद होते हैं क्योंकि वो जानती हैं कि किस तरह अपने बच्चों की देखभाल करें और उन्हें मज़बूत बनाएं, अच्छे तरीक़े से पालें ताकि वो मज़बूत हों बड़े होके। तो और जो पढ़ी लिखी माएँ होती हैं तो उनके बच्चे भी, ज़्यादातर बच्चे उनके स्कूल जाते हैं। पढ़ी लिखी माँओं के बच्चे ज़्यादा स्कूल जाते हैं बमुकाबला कम पढ़ी लिखी माँओं के, कि वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती अपने बच्चों की तालीम पर। Educated girls can bring positive changes to their communities. Countries with educated girls grow faster and become more prosperous. Girls have big dreams and education helps them chase those dreams. When they learn, they can become doctors, scientists, leaders, anything they want. जो तालीम याफ्ता लड़कियाँ होती हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ में मस्बत तब्दीलियाँ लाती हैं, और जिन मुल्कों की लड़कियाँ तालीम याफ्ता होती हैं वो तेज़ी से तरक्की करते हैं और खुशहाल होते हैं। और लड़कियों के भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि वो तालीम हासिल करें, और जो तालीम होती है वो उनको ख्वाब हासिल करने में उनकी मदद देती है। जब वो सीखती हैं तो वो डॉक्टर कुछ भी बन सकती हैं, जैसा कि डॉक्टर, साइंटिस्ट या लीडर, जो उनका दिल चाहे वो बन सकती हैं।
सैडली मैनी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड डोंट गेट टू गो टू स्कूल। तो अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। बट वी कैन चेंज दैट, लेकिन हम ये इसको तब्दील कर सकते हैं बाय सपोर्टिंग गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की तालीम को सपोर्ट करके। सो लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड मेक्स श्योर एवरी गर्ल्स गेट द चांस टू लर्न एंड शाइन ब्राइट। तो हमें एक साथ खड़े होना है और उनकी मदद करनी है, यकीनी बनाना है कि लड़कियां तालीम हासिल करें और चमकें। तो ये था हमारा लेसन या यूनिट नंबर 7 और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।